हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। यू नो अबाउट इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करते हैं उसके कुछ सोर्सेज की, तो सबसे पहले बात आती है, बहुत सारे क्रिटिक्स थे, बहुत सारे लोगों ने बात की कि हमने उधार का संविधान लिया है या ये पता नहीं कैसा संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान पर अन्य संविधानों का प्रभाव इस प्रकार से है कि जब भारतीय संविधान सभा ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि जिन देशों ने संविधान पहले से लिखा जा चुका है, क्या उन संविधानों के जो प्रोविजंस हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। इसी कारण भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सभी जो प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा नहीं बनाए गए, अपितु उनके कुछ उपबंध यानी कि जो प्रोविजंस थे अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारी जो कंट्रीज थी, 60+ कंट्रीज़ के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको पढ़ के बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करी गई। उसके बाद जो प्रोविजंस थे और जो इंडियन जो कंडीशंस के फेवरेबल थे यानी कि अनुकूल थे, भारतीय संविधान में जोड़े गए। ऐसा किए जाने के बहुत सारे रीजंस भी थे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि एक नई कंट्री जब आज़ाद हो रही है किसी की गुलामी से, तो उसमें कैसे प्रोविज़न चलेंगे। और इसीलिए ऐसे किए जाने के कारण हैं संविधान सभा पर कई प्रकार के आपेक्ष भी लगे या बहुत सारे आरोप लगे। जैसे कई राष्ट्रवादी सदस्यों ने आरोप लगाया कि संविधान का निर्माण इस तरह किया या इस तरह करना दास मनोवृत्ति का उदाहरण है। कुछ ने इसे उधार का संविधान भी कहा, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी संविधान अनुबंध गंभीर विचार विमर्श करते हुए पहले के ज्ञान को आधार बनाया गया और अपने समय, धन और श्रम को बचाने के लिए। क्योंकि आप नहीं जानते कि 3 साल के लगभग का जो टाइम है वो लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और अगर ये सारे प्रोविज़न खुद से बनाए जाते, क्योंकि हमें पता चलता है कि दूसरी कंट्री में ये प्रोविज़न कैसे चल रहे हैं, तो हमें पता था कि ये लॉज सही हैं हमारी कंट्री के लिए या नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि उन प्रोविजंस को लिया गया। और इतने सारे विचार विमर्श करने के बाद जो भी पहले से आधारित ज्ञान था उसके ऊपर अपने समय, श्रम और एनर्जी को बचाने के लिए ये सारा जो स्टडी किया गया और जितने भी फेवरेबल प्रोविजंस थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए। हमारी संविधान सभा का प्रमुख लक्ष्य एक उत्तम संविधान तैयार करना था, जो कि काफ़ी छानबीन के बाद ही संभव हो सका। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधानों से बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन उन संविधानों की अनेक बातों को त्याग भी एक उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने इंग्लैंड से संविधान प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ग्रहण किया है, तो यूनिटरी सिस्टम को त्याग भी दिया है। इसी प्रकार अगर हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत कुछ लिया है, जैसे कि उसका अध्यक्ष या पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रणाली को त्याग दिया है। और अगर बात करते हैं और हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे जो अधिप्रभाव या 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसका ज़्यादा इफेक्ट है। और उसके जितने भी मोर देन 200 प्रोविजंस हमने जो है 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। अब उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें मोर देन 300 ईयर्स तक गुलाम बना के रखा और हमें उसी तरीके से जितने भी लॉज वगैरह थे उन्हीं पे चलना, उन्हीं को जो फेवरेबल थे उसके हिसाब से इंडिया ने वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किए उसमें मॉडिफिकेशंस करने के बाद। अब बात आती है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कि फेडरल सिस्टम है यानी कि संघीय व्यवस्था। थर्मक मंतस लेट्समाउ। उसके बाद आती है राज्यपाल का कार्यालय यानी कि गवर्नर्स ऑफिस। उसके बाद आती है 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद आती है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल जो सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं इमरजेंसी प्रोविजन और लास्ट में आता है यूपीएससी। अब हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम की। संघ एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक निकाय होते हैं। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में संघ के 2 निकाय आते हैं, एक केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र और राज्य सरकार। यह संघीय व्यवस्था का अर्थ है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों व कार्यों का स्पष्ट बंटवारा। उदाहरण के तौर पर वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा कराती है या करवाती है, इसलिए यह संस्था संघीय व्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि फेडरल बॉडी है। उसके बाद ऐसी कोई भी संस्था जो केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारा कराए एक संघीय व्यवस्था का उदाहरण है या फिर फेडरल बॉडी कहलाती है। उसके बाद आता है गवर्नर्स ऑफिस। सो इफ़ वी टॉक अबाउट अंग्रेजी काल में जो प्रांत थे उन्हीं को स्वतंत्र भारत में राज्य बनाया गया और उसी प्रकार उन प्रांतों के मुखिया अर्थात गवर्नर को भी स्वतंत्र राज्यों का मुखिया बना लिया गया था। अब राज्यों का संवैधानिक तथा प्रतीकात्मक मुख्य गवर्नर होते थे। सो ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड ये जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोला जाएगा स्टेट्स के लिए। तो गवर्नर ऑफिस जो लिया गया है इसमें जो है सेंटर एंड स्टेट की पावर डिफरेंट हो गई और जिस तरीके से प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर या पूरे इंडिया के लिए, स्टेट के लिए गवर्नर होते हैं। अब शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अब बात आती है 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों और कार्यों का स्पष्ट बंटवारा करने हेतु शक्तियों और कार्यों को 3 सूचियों में बांटा गया है, जिसमें से संघ सूची 98 सब्जेक्ट थे, उसके बाद राज्य सूची 59 सब्जेक्ट थे जिसमें, और संवर्ती सूची 52 सब्जेक्ट, यानी कि सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट भी बोल सकते हो आप, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 3 जो है लिस्ट होती हैं।
तो इस फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हो 98 जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे सेंटर विल मेक द लॉ। तो जो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे रेलवे, आर्मी, सिटीजनशिप या फिर यूपीएससी, आरबीआई, बैंकिंग, पोस्ट यानी कि पोस्टल सर्विसेज, एविएशन, न्यूक्लियर पावर एंड सीबीआई, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो है यूनियन लिस्ट या सेंटर कानून बनाएगा। उसके बाद आती है स्टेट लिस्ट। 59 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट विल मेक द लॉ यानी कि स्टेट इसमें लॉ बनाएगा। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं लैंड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्टेट लॉ बनाएगा। और तीसरी लिस्ट आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट। 52 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट और सेंटर कंबाइनली भी लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी लॉ बना सकता है। और इसमें जो भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तो जो सेंटर का डिसीजन होगा वही प्रिवेल करेगा, मतलब जो स्टेट वाला जो बनाया हुआ लॉ है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जो मेनली लॉज बनेंगे फॉरेस्ट से रिलेटेड, डिवोर्स, ट्रेड, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, मैरिज, तो ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट पर बनाएंगे कानून, जो स्टेट या फिर सेंटर दोनों। अब ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। भारत में एकल न्यायपालिका है जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका। इसका मतलब है कि इंडिया में जैसे कोई भी क्राइम होता है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए अलग कोई क्राइम की लिस्ट होगी और सेंटर के लिए अलग क्राइम की लिस्ट होगी, जबकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही है कि जो सब्जेक्ट या जो चीज़ें सेंटर के दायरे में आएंगी तो वो सेंटर जो कोर्ट होगा वो डिसीजन लेगा और सज़ा सुनाएगा, और स्टेट के दायरे में जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे या जितने भी जो पनिशमेंट्स होंगे वो आएंगे तो स्टेट जो है उसके लिए सज़ा सुनाएगा। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जिसमें कि क्रिमिनल जो कोर्ट्स हैं, और या फिर आप सेशन कोर्ट कह सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हो, तो उसमें जो है डिवाइड किया गया है, जो कि आप नीचे देख सकते हो सबसे लास्ट में। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे जिसमें कि कोई कैसा भी जो केस होगा, कोई भी कैसा भी कोर्ट हो, यहाँ से ही शुरुआत होती है, यानी कि वहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, जो जितने भी इशू होंगे, और अगर जब सुनवाई हो जाएगी हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा कि ये जो है हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इस केस को लेके, तभी जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है उन केसेस को, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। 10 में से एक या दो ही केस को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है जो कि पब्लिक एट लार्ज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, और उसके अलावा जो है सिटीजनशिप जो भी बिल था उसके लिए सुनवाई या रिट डाली गई थी, या फिर उसके अलावा आप बोल सकते हो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो कि पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट करता है, सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज बाकी केसेस रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं तथा इन उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं, जिसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। भारत में कोई भी कैसी भी केस होगा उसकी शुरुआत अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट से ही होती है, चाहे वो किसी भी सूची से संबंधित हो, या सबसे पहले शुरुआत अधीनस्थ न्यायालय से ही होगी, फिर अपील उच्च न्यायालय और अंत में अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। अर्थात अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय हैं, यानी कि एपेलेट कोर्ट्स हैं, उनमें अपील सुनी जाती है। वहीं ढांचा एकल न्यायपालिका को दर्शाता है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है, अर्थात वहाँ केंद्र और राज्य के स्तर पर अलग अलग न्यायालय काम करते हैं, और अर्थात वहाँ राज्य की न्यायपालिका अलग है जबकि केंद्र की न्यायपालिका अलग। यदि अमेरिका में किसी नागरिक को केंद्र सूची में दिए गए विषयों का उल्लंघन किया है तो उसकी सुनवाई सेंट्रल यानी कि यूनियन कोर्ट्स में होगी या केंद्र कोर्ट में होगी, जबकि अगर वहाँ के किसी नागरिक ने राज्य सूची में विषय का उल्लंघन किया है तो राज्य के न्याय में सुनवाई होगी। यही दोहरी न्यायपालिका का सिद्धांत है, जबकि भारत में किसी भी सूची का उल्लंघन करने पर अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई होगी। अब बात करते हैं कुछ जैसे केसेस की। आपने सुना होगा दो तरह के केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस, दूसरे होते हैं क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस वो केसेस होते हैं जिसको कॉम्पनसेटरी नेचर में होते हैं, कॉम्पनसेट किया जा सकता है या जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, या फिर कुछ भी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट वगैरह है। तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उसमें सिविल जितने भी मैटर्स होते हैं वो जाते हैं, और उसमें बैठने वाले जो सुनने वाला जो जज होता है उनको जज कहा जाता है, जो सुनने वाला अधिकारी होता है और जो भी फैसले देता है। दूसरी तरफ आते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में जो ऐसे जो केसेस जाते हैं जिसमें क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप या फिर मर्डर, तो उन्हें बोला जाता है सेशन कोर्ट, और सेशन कोर्ट में बैठने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें बोला जाता है मजिस्ट्रेट। तो ये जो है कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। जैसे अमेरिका में जो केसेस होते हैं सेंटर के लिए, तो सेंटर के जो कोर्ट है वो सुनता है उन केसेस को, और स्टेट के लिए स्टेट सुनता है। तो ये जो डिफरेंस था ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। कुछ चीज़ें जजेस और मजिस्ट्रेट में कुछ लोगों को नहीं पता होता, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, यानी कि आपातकालीन उपबंध। भारत के 3 प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के तहत आता है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत आता है, तथा वित्तीय
आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के तहत आता। तीनों ही प्रकार के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को भारत पर लगने के लिए इन तीन में से कोई भी एक परिस्थिति की संभावना का होना या परिस्थिति का होना आवश्यक है। युद्ध आर्टिकल 352 में जैसे नेशनल आर्टिकल 350 नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बात करते हैं आर्टिकल 352 की, नेशनल इमरजेंसी या जो भी कोई युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो यानी कि आउटर अटैक्स हो, या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह। या धातव्य है सशस्त्र विद्रोह शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जोड़ा गया था। इससे पहले यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द का यूज़ हुआ करता था। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा राज्य आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर ही कार्रवाई की गई थी, जिसके चलते ही 1977 का जो चुनाव हार गई थी इंदिरा गांधी। और 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर ही की गई कार्रवाई से की गई थी, जिसके चलते 1977 में लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा एजिटेटेड हो गए थे और उसकी वजह से जो है इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी और पहली बार जनता दल की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संविधान का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया। और उसकी वजह से जो है इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के और उसमें जो है आर्म्ड रिबेलियन शब्द का जो शब्द था वो ऐड कर दिया गया। अभी तक कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, जिसमें 1962 में जब चाइना से वॉर हुआ था, 1971 में पाकिस्तान तथा जब बांग्लादेश को अलग करवाया गया था और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इमरजेंसी थी। राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अलावा यदि उस राज्य के मुखिया अर्थात राज्यपाल को ही महसूस हो जाए कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्यपाल की राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी में यदि राष्ट्रपति को महसूस हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है तो राष्ट्रपति भारत पर वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। अब आती है नेक्स्ट, ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो इमरजेंसी प्रोविजन में मेनली 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, जिसमें आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की या प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी की, आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। और ये जो है आपने देखा होगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने ऐड किया था और अब तक 3 बार जो है इमरजेंसी लग चुकी है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 365 में प्रेसिडेंट अगर फील करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्टर्ब हो रही है तो या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो प्रॉब्लम हो रही है स्टेट में तो फिर स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी भी अगर राष्ट्रपति को फील होता है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है इंडिया की अगर वो सही नहीं है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो ये 3 प्रोविजंस थे जो कि ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी लगाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की। भारतीय शासन अधिनियम 1935 ने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की थी। अब बात करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें ली गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार रिट्स यानी कि प्रोरोगेटिव रिट्स, राज्याध्यक्ष या प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व यानी कि सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, द्विसदनात्मक या बाइकैमरलिज्म, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ, संसदीय व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। लगभग सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं 3 मुख्य अंगों से मिलकर बनी हैं, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। शासन प्रणालियों को इन्हीं अंगों के अंतर संबंधों, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर तथा शक्ति के बंटवारों के आधार पर पुनः 3 भागों में बांटा गया है जो विश्व भर में प्रचलित है। संसदीय शासन प्रणाली, इसे कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तथा अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन व्यवस्था से भारी शक्ति संसद के हाथों में होती है। इसमें मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जबकि अध्यक्ष केवल नाम मात्र का या देश का प्रमुख होता है। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में देश के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्यपालिका की सारी शक्ति अध्यक्ष में निहित होती है। तीसरी शासन व्यवस्था अर्ध अध्यक्षात्मक है। ऐसी शासन व्यवस्था में शक्ति मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष के समान रूप से विभाजित होती है। संसदीय शासन प्रणाली के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ब्रिटेन, कनाडा, जापान, भारत हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का अमेरिका, जबकि अंतरअध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में दिखती है।
संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी शासन। इसमें कार्यपालिका विधायिका में से ही बनती है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती, जबकि विधायिका में जिस दल को बहुमत मिलता है कुल सीटों का आधे से अधिक उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह प्रति मंत्री परिषद के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कैबिनेट सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इसका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक उसमें संसद का विश्वास प्राप्त ना हो। राष्ट्राध्यक्ष का नामात्र का होना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का केवल नामात्र का महत्व होता है, उसका शासन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं होता, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन के राजा का भारत के राष्ट्रपति का नाम मात्र का ही महत्व है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर या द्विसदनीय विधायिका। संसदीय प्रणाली में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों में विभाजित होती है, निम्न सदन तथा उच्च सदन। मुख्यतः निम्न सदन के सदस्यों का निर्वाचन देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होता है, जो लोगों का प्रत्यक्ष रूप से देश की संसद संघीय विधायिका में प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उच्च सदन के राज्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों को देश की संघीय विधि न्यायिका में प्रतिनिधित्व देने के लिए तथा कुछ हद तक अति विशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद के शामिल होने का मौका देना होता है। इनको जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं, शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस प्रणाली का शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण कार्यपालिका विधायिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात इसमें कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति का चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, अपितु जनता सीधे तौर पर करती है या इसी उद्देश्य के बनाए गए निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है। अब हम बात करते हैं वास्तविक राज्याध्यक्ष यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में। यहाँ पर राष्ट्रपति सिर्फ नाममात्र का अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि वास्तविक अध्यक्ष होता है। वह राज्य के सभी प्रमुख निर्णय स्वयं लेता है, वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं होता। चूंकि कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य नहीं होता, इसलिए विधानमंडल सामान्य परिस्थितियों में उसे हटा नहीं सकता। केवल विरलतम स्थितियों में ही विधानमंडल महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, किंतु यह प्रक्रिया मनमाने तौर पर नहीं की जा सकती। कार्यपालिका द्वारा विधायिका के निचले सदन का विघटन नहीं, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली में वास्तविक और कार्यपालिका पृथक होती है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को संसदीय प्रणाली की भांति यह शक्ति नहीं प्रदान की गई है कि वो अपने विवेक के अनुसार विधायिका को भंग कर सके। राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वो विधायिका में से ही अपने मंत्रियों का चयन करे। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी नज़रों में वह विभाग या मंत्रालय संभालने के योग्य हो। अब हम बाकी चीज़ें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि होगा मंत्रिमंडल प्रणाली यानी कि कैबिनेट सिस्टम और बाकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और बाकी सारी जो चीज़ें होंगी जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप अच्छे से स्टडी करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हिंदी वाले लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है और आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। टिल देन थैंक यू सो मच। और ये जो लेक्चर है आप लक्ष्मीकांत को परचेज़ करके उसके साथ साथ पैरेलली चला सकते हो। तो ये फर्स्ट लेक्चर होगा कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो इसी तरीके से स्टडी करिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।